नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके बाद अटेम्प्ट करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ohm आर कनेक्टेड सच दैट 2 आर इन पैरेलल एंड थर्ड इज इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है अगर दो रजिस्टर्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं पैरेलल और थर्ड इज सीरीज। तो देखिए इस तरह से हो सकता है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे दो जो हैं ये इस तरह से कनेक्टेड हैं पैरेलल और एक जो है सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक। ये मान लो ए है और ये बी सर्किट, इस तरह का सर्किट बनेगा। और 3 रजिस्टर्स जो हैं वो 6 ओम के हैं, सभी ईच जो है 6 ओम के हैं। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए पहले हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। मान लो 1/r डैश है, ये 1/r डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6 मीन्स 1/3, ठीक है। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R डैश की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 ओम, 3 ओम। और ये जो 3 ओम है और ये 6 ओम दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 3 ओम प्लस 6 ओम, तो कुल हो जाएगा ये 9 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना होगा, 9 ओम। दैट इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस इज व्हाट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इस तरह के चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको मेल्ट किया गया और फिर से एक नया वायर बनाया गया, और जो वायर बनाया गया इसका जो लेंथ है पहले वाले लेंथ से हाफ है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस जो भी था वो मान लो R था, ठीक है। R इक्वल टू होता है रो L/A, R इक्वल टू रो L/A होता है। R की वैल्यू इतना, ये मान लो फर्स्ट केस में ये रेजिस्टेंस था। सेकेंड केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश रो, L की वैल्यू जो हो जाएगी वो L/2 हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा है कि इसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया, लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं बदलेगा, क्या, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है। लेंथ बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम वही रहने वाला है, ठीक है। अगर वॉल्यूम वही रहने वाला है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एरिया में कुछ न कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। जो R है, R की वैल्यू में कुछ न कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर आप सेम वायर को मेल्ट करो और हाफ कर दो तो एरिया में क्या बदलाव आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम सेम रहने वाला है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है πr²h, ये वॉल्यूम होता है, ठीक। पहले केस में जो वॉल्यूम था वो जो भी था वो r² की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r² ही है, h की वैल्यू यहाँ पे l है। फर्स्ट केस में वॉल्यूम ये था, दूसरे केस में भी वॉल्यूम यही रहेगा, ठीक है। लेकिन पाई तो वही रहेगा, पाई तो कांस्टेंट है। r की वैल्यू चेंज हो जाएगी r डैश स्क्वायर, l की वैल्यू चेंज हो रही है L/2, ठीक है। क्योंकि l की वैल्यू चेंज हो रही है इसीलिए r की वैल्यू भी कुछ न कुछ चेंज होगी। तो क्या होगी भाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे L जो है L से कैंसिल हो जाएगा, तो R1 जो स्क्वायर है, R1 स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, R1 स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। R1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2R स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब इस केस में जो वॉल्यूम है, मतलब R, देखो R1 स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। तो एरिया में क्या बदलाव आएगा, तो एरिया जो होता है ना, एरिया
इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। 2 पाई आर एच ये होता है एरिया, ठीक है। किसी भी सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो इतना नहीं होता, ठीक है। आप देखिए इसको थोड़ा समझते हैं, तो एरिया क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। देखिए जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया तो मतलब क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन जब हम इसको पाई आर वन स्क्वायर बोलेंगे, आर वन स्क्वायर, तो ये पाई इंटू 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं एरिया देखो 2 गुना हो गया। तो ए डैश जो इस केस में जो ए डैश है, ठीक है, ए डैश इक्वल टू 2 इंटू ए, जो ए डैश है वो 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमको प्रॉपर्ली निकालना है कि r इक्वल टू रो एल बाई ए था पहले केस में। दूसरे केस में जो r डैश है रो l की वैल्यू हाफ हो जा रही है, मतलब l की वैल्यू हाफ हो जा रही है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगी l बाई 2, तो a की वैल्यू 2 टाइम हो रही है ना, ठीक है, a की वैल्यू तो 2 टाइम हो रही है, तो 2 इंटू ए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। a डैश तो यहाँ पे तो r डैश कितना हो जाएगा, r डैश इक्वल टू रो l बाई 4a। r डैश जो है वो रेजिस्टेंस का जो r का 4 r बाई 4 हो जाएगा, जो r डैश है वो r बाई 4 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है आपको सॉल्व करने में, तो आपको समझ में आया होगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर एक कोई भी मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर में कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ये चेंज नहीं होता। अगर आप उसको मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हो, कुछ और बना रहे हो, मतलब उसका वायर का लेंथ चेंज कर रहे हो या उसका एरिया चेंज कर रहे हो, तो बस एक ही चीज होगा, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो लेंथ के अकॉर्डिंग एरिया भी तो बदल जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा ग्राफ जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करेगा। देखिए एक तो यहाँ पे है ना, ये ग्राफ है मान लो, और एक मिनट इसको सही से बनाते हैं थोड़ा। ये ग्राफ है इस तरह से वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, ठीक। तो वी आई ग्राफ इस तरह से वी आई, ठीक। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वी बाई आई, ये होता है वी बाई आई। तो अगर आप यहाँ पे एक स्टिप ग्राफ बनाते हो, इस तरह से एक स्टिप ग्राफ बनाते हो, स्टिप का मतलब, ठीक है, आई यहाँ पे ना इंक्रीज, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। वी आई ग्राफ ऐसे ही बनता है वी आई, ठीक। अगर स्टिप स्लोप बनाते हो ना तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम करेगा कि नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस तो हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्चुअली जेंटल स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ठीक है। वी आई ग्राफ इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, मान लो वी यहाँ पे आई यहाँ पे, तो इसका जो जेंटल ग्राफ बनेगा इसमें, तो वी मैक्सिमम होगा, आई क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आई अगर कम होगा तो हम कह सकते हैं आर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। तो जेंटल स्लोप का इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा जेंटल स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बल्ब जो है रेटेड 60 वाट 220 ओम, ठीक है। 2 बल्ब है, एक जो है पहला बल्ब जो है वो 60 वाट और 220 ओम का है, वोल्ट का है, और दूसरा बल्ब जो है वो 100 वाट और 220 ओम वोल्ट का है। तो आपको बताना है कि ये कनेक्टेड अगर है 220 वोल्ट सप्लाईज में, तो बोथ ड्रॉ द इक्वल करंट, करंट के बारे में पूछा है। तो आपको बताया V इक्वल टू, ठीक है, W इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला जानते हो, W इक्वल टू V इंटू आई। इसका मतलब I की वैल्यू हो जाएगी W बाई V, ठीक है, I इक्वल टू W बाई V हो जाएगा। तो I इक्वल टू W बाई V है, तो फर्स्ट केस है वहां पे W की वैल्यू 60 है और V की वैल्यू 220, ठीक। और दूसरे केस में ये मान लो I1 है, I1। दूसरे केस में जब I2 आप सॉल्व करोगे तो ये 100 बाई
220 हो जाएगा, 100/220। दोनों केस में आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, v i इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी होगा कि नहीं, ये क्लियर है। दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब करंट किस में ज़्यादा सप्लाई होगा भाई, करंट सप्लाई होगा इसमें, 100 वाट ड्रॉस मोर करंट, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर जिसमें ज़्यादा होगा वही तो ज़्यादा करंट सप्लाई करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा, इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इंक्रीज्ड बाय 50%, पावर कंज्यूम्ड एट ए कांस्टेंट वोल्टेज बिकम, तो पावर कितना जो है, अगर रेजिस्टेंस जो है किसी भी, इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इंक्रीज्ड बाय 50%, पावर कंज्यूम्ड एट ए कांस्टेंट वोल्टेज बिकम्स, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो V इक्वल टू पावर का फॉर्मूला, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो होता है V इंटू आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर, और एक होता है V स्क्वायर बाई आर, 3 होता है, ठीक है, V स्क्वायर बाई आर होता है, 3 यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, ठीक, पावर के। तो इसमें से कौन सा यूज होगा, पावर के फॉर्मूले में कौन सा यूज होगा, इसको हम समझते हैं। बोला है रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है, पावर कंज्यूम्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला। तो आप एक काम करो, पावर इक्वल टू, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो 1/r। तो r अगर 50% इंक्रीज होगा, r की वैल्यू अगर 50% इंक्रीज होगा, तो पावर जो है ना ये रिड्यूस होगा ना, ये तो रिड्यूस होगा, ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं दिया है शायद, रिड्यूस कितना होगा इसको समझो। 50% इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि 1 है, 1/2 इंक्रीज कर लिया, ठीक है, 1 था, 1 से 1/2 इंक्रीज कर लिया। जैसे अगर 1 था मतलब r था, समझो ऐसे, ठीक है, ये समझना, 50% का मतलब होता है 1/2। पहले रेजिस्टेंस R था, ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस R/2 हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस R प्लस R/2 हो गया, ठीक है। इस केस में हम कह सकते हैं 3R/2 रेजिस्टेंस हो गया जब इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। पहले केस में पावर क्या था, 1/r था, दूसरे केस में पावर हो जाएगा 1/3R/2, तो ये इसको लिख सकते हैं 2/3R, ये हो जाएगा पावर, ठीक है, पावर जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2/3R के, ठीक है। तो पावर जो है कितना होगा भाई, पावर कंज्यूम्ड एट ए कांस्टेंट वोल्टेज, तो 2/3 हो जाएगा ना, ये रिड्यूस होगा कितना, क्या रिड्यूस होगा, रिड्यूस टू 2/3 नहीं, रिड्यूस टू 2/3। तो पावर पहले कितना था, ठीक है, पावर पहले 1/r था मान लो, ठीक है, अब कितना हो गया 2/3R, ये हो गया, ठीक है, 2/3R, R नीचे है यहाँ पे, R की वैल्यू यहाँ पे नीचे है, ऐसे की बना, ये R है, तो 3R, ठीक है, 3R। एक्चुअली ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, ये 2/3R हो जाएगा, मतलब ये 2/3R हो जाएगा पावर, अगर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए तो, मतलब ऑप्शन रिड्यूस टू नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 2/3R, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए इनकरेक्ट है, इसको हमको बताना है। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ये बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना है ना, एक मिनट भाई, ये इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, तो पहला है तो करेक्ट है, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड SI यूनिट एम्पियर होता है, ये भी करेक्ट है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये भी सही है, डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है।
इट्स कॉज्ड बाय मोशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, मतलब इसका जो ऑप्शन है वही सही होगा, डी वाला। जो गलत है ना वही सही होगा यहाँ पे, ठीक है। गजब की विडंबना है, मतलब जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, ए कॉपर वायर इज रिप्लेस्ड बाय एन आयरन वायर। एक कॉपर वायर को अगर रिप्लेस करते हो किससे, आयरन वायर से, सेम लेंथ एंड एरिया, एरिया लेंथ सब कुछ सेम है। ए कॉपर वायर इज रिप्लेस्ड बाय एन आयरन वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना वो रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है, ठीक है, रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है, ठीक है। एल सेम है, एरिया सेम है, रो जो रेजिस्टिविटी है ना वो कॉपर आयरन, जो कॉपर वायर है इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है कंपेयर टू आयरन वायर की। तो आयरन वायर की रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो वो इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि आर डायरेक्टली डिपेंड है रो पे, तो डायरेक्टली डिपेंड है तो रो अगर इंक्रीज करेगा तो आर भी इंक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो रजिस्टर्स है, इसको कनेक्ट किया गया सीरीज में। इफ वन रजिस्टर्स इज रिमूव्ड टोटल रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है, अगर दो रजिस्टर्स है इसको सीरीज में ऐड किया गया। अच्छा ये बताओ, सीरीज में जब ऐड करते हो ना R इक्वल टू R1 प्लस R2, यही होता है, मतलब जब ऐड होगा, जब रेजिस्टेंस ऐड होगा तो ज्यादा होगा। अगर इसमें से एक कम कर दिया गया, इसको हटा दिया गया तो कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज, ठीक है, बहुत आसान है, ये डिक्रीज होगा। लेकिन इन द पैरेलल केस, पैरेलल केस में क्या होता है, पैरेलल केस में अगर आप रिमूव करते हो तो इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है पैरेलल केस में, ठीक है, सीरीज में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ए बल्ब ड्रॉ एस करंट 0.5 एम्पियर। एक बल्ब है जो कि एक करंट ड्रॉ करता है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। जो वोल्टेज दिया है ये 220 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 220 वोल्ट। इट्स पावर रेटिंग, इसका पावर रेटिंग क्या है भाई, बहुत आसान है ये, आप कह सकते हो पावर इक्वल टू V इंटू आई। V की वैल्यू है 220, I की वैल्यू 0.5, 110 वाट हो जाएगा। इसका जो पावर कंजम्पशन है, वो पावर रेटिंग है वो 110 वाट हो जाएगा। बहुत आसान ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 पे पहुंच गए। विच कॉम्बिनेशन गिव मिनिमम रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, ये आप जानते रहो, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th के बाद 11th आता है, देखो 11th क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज मैक्सिमम व्हेन करंट इज मैक्सिमम, रेजिस्टेंस इज मिनिमम, करंट इज मैक्सिमम, टाइम इज 0। देखो मिनिमम कब होगा हीटिंग इफेक्ट, इसको देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि H जो है ना ये प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के, H प्रोपोर्शनल होता है RT R के, H प्रोपोर्शनल होता है T के, तीनों को प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैक्सिमम कब होगा भाई, जब करंट मिनिमम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, करंट मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है, क्योंकि करंट ज़्यादा होगा तब हीट ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो हीटिंग इफेक्ट, ये भी गलत है। करंट मैक्सिमम होगा, यही सही है, करंट मैक्सिमम होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। टाइम 0 हो जाएगा तब कहाँ से हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम भी चाहिए ना, टाइम अगर ख़त्म ही करोगे तो कहाँ से, आप तो करंट भी नहीं दे सकते, रेजिस्टेंस भी नहीं दे सकते अगर टाइम 0 हो गया, मतलब टाइम पे भी डिपेंड करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है देखो। इफ करंट इन कंडक्टर बिकम्स 0, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम, मिनिमम, 0, इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और इसको हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा। एक करंट
इन ए कंडक्टर इज बिकम जीरो, जीरो अगर हो जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम मिनिमम। ठीक है, क्यों मिनिमम हो जाता है भाई, ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। जो जैसे एक वायर है, ये वायर है, आपको पता है वायर में बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, एक वायर है जो कि बहुत सारे एटम से मिलके बना है, और हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं लगातार। ठीक है, तो अगर मूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक स्लो स्पीड से, स्लो वेलोसिटी से अगर ये लगातार मूव कर रहे हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको ही बोलते हैं। तो अगर करंट जीरो हो जाएगा, करंट अगर जीरो हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, क्या जीरो हो जाएगी, नहीं, कुछ न कुछ तो रहेगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगी। ठीक है, मिनिमम ही रहेगी, क्योंकि करंट अगर जीरो है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिनिमम रहेगी, जीरो नहीं होगी, जानते रहना। करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ न कुछ है। ठीक है, अगर उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो करंट फ्लो करता है, अगर करंट फ्लो करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो रहेगा ही। लेकिन अगर करंट जीरो है, करंट नहीं फ्लो कर, मतलब करंट तो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मिनिमम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, इसको जीरो लिख देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, मटेरियल, मटेरियल तो करता है ना, लेंथ, नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं करता, रेजिस्टिविटी को डिपेंड। ठीक है, फिजिकल कंडीशंस नहीं करती, मटेरियल तो करता है, मतलब मटेरियल किस मटेरियल का बना है। ठीक है, टेम्परेचर भी करता है, लेंथ नहीं करता। ठीक है, क्या लेंथ करता है, नहीं, लेंथ नहीं करता। नेचर ऑफ कंडक्टर तो करता है। नेक्स्ट है, ए फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। पहले तो हाई मेल्टिंग पॉइंट को हटा दो, हाई मेल्टिंग पॉइंट को हटा दो, इसकी थोड़ा सा लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। हाई रेजिस्टिविटी एंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो कट कर दो, यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, मतलब लो रेजिस्टेंस नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट एक फ्यूज वायर में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी नहीं होगी ना तो मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी अगर नहीं होगी तो मेल्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के हैं, और इसका जो लेंथ रेशियो है L1 रेशियो L2 जो है 1:2 है। एरियाज जो है A1 रेशियो A2 इक्वल टू 2:1 है। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R1 डिवाइड बाई R2 क्या होता है भाई, रो L बाई A, मतलब L1 बाई A1, रो L2 बाई A2। L रो से कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे L1 बाई A1, और इसको ऊपर ले जाओ A2, और यहाँ पे L2, इस तरह से लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा ना, A2 ऊपर चला जाएगा, L2 नीचे। तो देखो L1 और L2 की रेशियो, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, L1 और L2 इंटू A2 बाई A1, ऐसे लिख सकते हैं, A2 बाई A1। देखो L1 और L2 का रेशियो तो 1:2 है, 1:2। A2 और A1 का रेशियो तो 2:1 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल, तो 1/1। तो आंसर क्या होगा, 1/1, मतलब 1:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन, द डिवाइस दैट कन्वर्ट AC टू DC, एक डिवाइस जो कि AC से DC में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर होता है। ठीक है, इन्वर्टर वगैरह नहीं होता, वो रेक्टिफायर होता है। ठीक है, 17, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम डिपेंड ऑन, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पावर एंड टाइम पे।
करंट पे, वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस पे नहीं, पावर एंड टाइम पे। तो जितना पावर, क्यों ऐसा होता है आपको समझना है, ठीक है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो पावर होता है ना, जो एनर्जी होता है, इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि पी इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, एनर्जी कंज्यूम इन पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी अप्लायंस, कोई भी अप्लायंसेस कितना एनर्जी एक यूनिट टाइम में कंज्यूम कर रहा है उसको बोलते हैं। तो ये बताओ कि अगर कंज्यूम डिपेंड ऑन, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस पे डिपेंड होगी, पावर और टाइम पे। तो पावर और टाइम पे डिपेंड होता है, ठीक। नेक्स्ट समझना, 17 के बाद 18 क्वेश्चन नंबर, वाई आर द थिक कॉपर वायर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायर। तो थिक वायर होता है कॉपर का, इसको डोमेस्टिक वायरिंग के लिए यूज करते हैं। तो टू रिड्यूस वोल्टेज, नहीं वोल्टेज रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, नहीं इंक्रीज भी नहीं करना है, नहीं तो आग ही लगती रहेगी हमेशा, ठीक है। टू रिड्यूस हीटिंग इफेक्ट, या टू रिड्यूस हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि अगर हीटिंग इफेक्ट होगा मतलब हाई होगा, इंक्रीज होगा हीटिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के चांसेस हो सकते हैं। 19 है, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज जीरो, अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो करंट कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। करंट कितना हो जाएगा, तो देखो वोल्टेज अगर जीरो हो गया तो करंट भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा करंट? भाई वोल्टेज के कारण तो करंट होती है ना, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज है उतना करंट भी सप्लाई होगा। तो हो यहाँ पे B इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, एंड I इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका मतलब अगर V जीरो है तो I भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको समझते हैं। 20, 3 identical resistors are connected first in series and then in parallel. Ratio of power consumption सीरीज और पैरेलल में क्या है, ठीक है, क्या रेशियो होगा पावर कंजम्पशन का, देखते हैं। अगर आप 3 रजिस्टर्स को सीरीज में कन्वर्ट करते हो तो आप ऐसे समझो, ठीक है, 3 रजिस्टर्स है उसको सीरीज में कन्वर्ट करते हो तो R इक्वल टू, मान लो 3, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज, कहाँ आ गया भाई, 20, ठीक है। तो 3 आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो हम कह सकते हैं इसका सीरीज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो R आइडेंटिकल है तो सबका R ही होगा, मान लो R प्लस R प्लस R, ठीक है, सीरीज में, इन सीरीज ऐसे लिख दो, R सीरीज में, R सीरीज में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3R, और अगर R पैरेलल है तो 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 3/R हो जाएगा। तो RP इक्वल टू R/3, ठीक। तो पूछा है कि जब रेशियो ऑफ पावर, पावर का रेशियो होगा अगर सेम वोल्टेज है, तो वोल्टेज अगर सेम है तो P1 या PS रेशियो PP पैरेलल, ठीक है, यही पूछा है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक, देखो PS/PP, फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला होता है V²/R, V²/R, RS लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे V²/RP लिख दो। तो V² से कैंसिल हो जाएगा, तो RP ऊपर चला जाएगा और RS नीचे, इस तरह से। तो RP की वैल्यू कितनी है, 3/R, और RS की 3R है, ठीक है, 3R है, ठीक। तो इस तरह से है यहाँ पे 3R और 3/R। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, 3R और 3/R, इनका रेशियो, क्योंकि 1/RS/1/RP है, तो RP ऊपर चला जाएगा, RS नीचे, RP की वैल्यू 3/R है और RS की 3/3R है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा भाई,
तो इनका रेशियो ये हो जाएगा, आप ये समझना, ठीक। ये ऊपर होगा 9/1, ठीक है, ठीक। तो 9:1 होगा। क्या ऐसा होगा? देखिए आप, देखिए ये नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा, आप इसको समझना, ठीक। क्यों ऐसा नहीं होगा? यहाँ पे आपने गलत, यहाँ पे लिखा हुआ है गलत, ठीक है। क्या गलत लिखा हुआ है? यहाँ पे RP की वैल्यू R/3 होगी ना, R/3। अगर R/3 होगी ना तो R से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ओह डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो ये R है, ये R है, तो R से कैंसिल हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आपका 1/9 होगा, न कि 9:1, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप बने रहिए और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसी तरह हम फिजिक्स के और भी लेक्चर्स लाते रहेंगे। कल जो है इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी का हमने 20 MCQs किया है, कल लाइट का भी 20 MCQs करते हैं। देखते हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। आप पहले आप क्या करो कि इस क्वेश्चन को सभी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और देखना कि कितना अटेम्प्ट आपसे हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।